शिक्षा का ऑनलाइन माध्यम, वर्चुअल माध्यम से दी जा रही है एजुकेशन। कोरोना के चलते स्कूल खोलने पर है पाबंदी। 1 जुलाई से हो गया है नया सत्र शुरू। लगभग 1 करोड़ 80 लाख स्टूडेंट्स पर सीधा असर। प्रदेश में है 65,000 सरकारी स्कूल। क्या वर्चुअल से चलेगी एक्चुअल एजुकेशन? कोरोना ने देश और दुनिया की तस्वीर बदल दी है। यहाँ तक कि अब वर्चुअल माध्यम से काम भी शुरू हो चुका है। शिक्षा जगत भी अब वर्चुअल माध्यम से जुड़ गया है और स्टूडेंट को वर्चुअल माध्यम से पाठ पढ़ाया जा रहा है। स्कूली शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा, डिजिटल एजुकेशन अब एक टूल बनकर उभरा है। लेकिन इस बीच स्टूडेंट और अभिभावकों ने अपनी पीड़ा जरूर रखी है। साथ ही इस माध्यम को पूरी तरह से स्वीकार भी नहीं किया है। स्टूडेंट का कहना है कि जो ज्ञान क्लास में मिलता था वो डिजिटल में संभव नहीं हो पा रहा है। ये बहुत सही है ऑनलाइन क्लासेस, लेकिन हर चीज के 2 पहलू होते हैं। डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, एडवांटेजेस भी होते हैं। पहला इसका एडवांटेज क्या है कि मतलब सही है ये बहुत। अगर मतलब हम लोग जैसे बाहर जाने में करने में बहुत सारे ऐसे एक्सक्यूजेस लगाते हैं कि नहीं हम नहीं जाएंगे ये वो, तो हम अपनी क्लासेस ऐसे मिस कर देते हैं। अच्छा तो है, बट जो प्रॉब्लम्स आती है वो मम्मा डैडी सॉल्व तो करते हैं, बट जो फेस टू फेस जो टीचर समझाते हैं वो ज़्यादा बेटर होता है ऑनलाइन क्लासेस से, क्योंकि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स आती है वो हम टीचर से डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं कभी। अभी कोरोना के चलते कहीं पर स्कूल खुलने के आदेश हमें नहीं मिले हैं और सरकार के निर्देशानुसार हमने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू बच्चों की क्लासेस स्टार्ट करवाई है। हालांकि कुछ जगह पर थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, नेटवर्क इशू हो जाते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों का जहां तक हो सकता है वहां तक उनकी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे हैं। फायदा तो ये है कि जैसे बच्चों की रेगुलरिटी पढ़ाई के अंदर वो बनी है। जैसे बच्चे पढ़ लेते हैं, जैसे घर पे 1-आधा घंटा निकाल के वर्क कर लेते हैं। ऑनलाइन वर्क आता है तो प्रॉब्लम तो जैसे कभी नेटवर्क नहीं आता है बार में, और बच्चों की आइज पे इफेक्ट पड़ता है। जैसे रेगुलरिटी 1-1.5 घंटे तो करना ही पड़ता है मोबाइल में वर्क। डिजिटल एजुकेशन में कई समस्याएं। इंटरनेट की गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक पहुंच नहीं है। शहरों में भी नेट स्पीड की शिकायत। स्मार्टफोन की उपलब्धता बनी परेशानी। बिजली उपलब्धता भी समस्या बनकर उभरी। डिजिटल माध्यम एजुकेशन का टूल तो बन गई है, लेकिन इसकी राह में कई रोड़े हैं। स्टूडेंट तक डिजिटल माध्यम की पहुंच में कई समस्याएं खड़ी हो रही है। खासतौर पर एंड्रॉइड फोन की घर में उपलब्धता, बिजली और इंटरनेट की उपलब्धता भी डिजिटल माध्यम को चुनौती दे रही है। शहरों के अलावा यदि ग्रामीण अंचल की बात की जाए तो यहाँ पर स्मार्टफोन और इंटरनेट की सबसे बड़ी समस्या सामने आई है। ऐसे में वो स्टूडेंट वर्चुअल एजुकेशन से मुखाबित नहीं हो पा रहे हैं। हालांकि सरकार के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा भी इस बात को समझते हैं, लेकिन डिजिटल माध्यम को स्टूडेंट तक एजुकेशन पहुंचाने की मजबूरी करार दी है। ऑनलाइन हमारी मजबूरी है। बाकी तो जो स्कूलों में आके बच्चे पढ़ेगा तभी वो अच्छे संस्कार और अच्छी शिक्षा ले पाएगा। लेकिन जब कोरोना संक्रमण आ गया तो हमारी मजबूरी होगी कि हमें स्कूलों की छुट्टियां करनी पड़ी और बच्चों को घर में रहना पड़ा। तो जो संसाधन हमारे पास थे सरकार में या प्राइवेटों के पास में, उन संसाधनों से हमने बच्चों को शिक्षण सामग्री परोसने का काम किया है। ऑनलाइन माध्यम कई सेक्टर के लिए वरदान साबित हुआ है, लेकिन शिक्षा जगत में अपनी वो पेट शायद नहीं बना पा रहा है। शायद यही वजह है कि आज स्टूडेंट, अभिभावक, शिक्षक और सरकार तक इस माध्यम से संतुष्ट नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। सही आ रहा है। के कई साइड इफेक्ट हैं और ऑनलाइन जो बच्चों को हम क्लासरूम में देखते हैं, वर्चुअल क्लासरूम जिसे कहते हैं, उसके भी वजह यही है कि उसके अगर
बियॉन्ड द कॉज कोरोना है। तो कोरोना के कई इफेक्ट्स आ रहे हैं, क्योंकि आपको एजुकेशन लाइव रखनी है और किस तरह से सेशन को मेंटेन कर सकते हैं, तमाम चीजों को लेकर के। लेकिन एक तो बड़ी कड़ी इसमें जो जुड़ती जा रही है, बच्चों के लिए कहा जाता है कि आप ऐसे गैजेट से दूर रखिए, मोबाइल फोन है, लैपटॉप है, कोशिश करिए इनसे ज्यादा डिस्टेंस रखें। लेकिन अब चारा नहीं है, ऑनलाइन क्लासेज चल रही है, बच्चों को उसके साथ जोड़ा जा रहा है, इसके कई साइड इफेक्ट आ रहे हैं। और हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब, वरिष्ठ नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अखिलेश जैन साहब, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे साथ नीतू भट्ट जी टीचर हैं, और किशन मित्तल साहब हमारे साथ में हैं, स्वयंसेवी शिक्षण संस्थान संघ के सेक्रेटरी हैं, और दिनेश कांवट जी पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा डॉक्टर साहब अखिलेश जी। हम अक्सर बच्चों के लिए ये सोचा करते थे कि बच्चों को थोड़ा सा फिजिकली कोई ऐसे उसमें जोड़े, ताकि अगर वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, सामने टीचर पढ़ा रहा है, तो वो ज्यादा ठीक होगा। लेकिन जिस चीज से हम दूर करते जा रहे हैं, कोरोना ने ऐसा कुछ माहौल क्रिएट किया है कि अब बच्चों के पास में कोई चारा नहीं है फिलहाल के लिए। जुलाई 31 तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एडवाइजरी के अकॉर्डिंग स्कूल्स कॉलेज बंद है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ये कोई 31 जुलाई भी कोई सोल्यूशन डेट है। तो सर, ये एक नए दौर में हम जा रहे हैं, तो बच्चों पे क्या साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं सर? देखिए, निश्चित रूप से सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद दूंगा, आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय उठाया है। जहां तक अब हम कोरोना काल की बात करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी आपदा है जिससे ना केवल हम, हमारा देश, बल्कि पूरी दुनिया जूझ रही है। और ये समय की मांग है, क्योंकि देखिए निश्चित रूप से इसके बहुत सारे हम साइड इफेक्ट्स भी देख रहे हैं, जिसमें आप एक जो आज आपकी चर्चा का विषय भी है कि बच्चों का घर पे रेस्ट्रिक्शन हो गया है, उनकी जो एक्टिविटीज हैं वो रेस्ट्रिक्ट हो गई हैं एक चार दीवारी के अंदर। लेकिन हमें ये भी समझना होगा कि इसके अलावा हमारे पास कोई चारा भी नहीं है। जब आपके पास सिचुएशन ऐसी बन जाती है जिसमें कि आपके लिए एक प्रायोरिटी ज्यादा हो जाती है, बजाय कुछ दूसरी चीजों को अगर आपको इग्नोर भी करना पड़ता है, तो हमको निश्चित रूप से उसको फॉलो करना पड़ता है। महत्वपूर्ण ये है कि हम या तो उस सिचुएशन को लेकर के अपने आप को क्रीप करते रहें, उसके बारे में उसकी जितनी भी नेगेटिविटीज हैं उनको ढूंढते रहें और चुपचाप बैठे रहें। दूसरा पहलू उसका ये भी हो सकता है कि हम उसका एक सकारात्मक पहलू देखते हुए, एक उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखते हुए उसमें कुछ इनोवेशंस लाएं। जैसे एक इनोवेशन आपने पिछले 1-1.5 महीने में देखा है, जो ऑनलाइन एजुकेशन शुरू हुई है। क्योंकि आप कभी भी ऐसा तो नहीं है कि आप इस समय को पूरा किल कर देंगे अगर आपके 3-4-6 महीने जो भी वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि आप पीछे चले जाएंगे। तो निश्चित रूप से समय के साथ साथ कहीं ना कहीं इनोवेशन जरूरी है, ताकि आपकी प्रोग्रेस में कहीं बाधा नहीं आए। निश्चित रूप से बच्चों पे इसका ये असर पड़ा है कि देखिए, आप जब बाहर जाते थे, आपकी एक जो सोशल कनेक्टेडनेस थी, आपकी जो फिजिकल एक्टिविटीज थी, वो सब रेस्ट्रिक्ट हो गई हैं। आपका जो एक अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेशन होता था, आप अपने मन की बातें, कुछ ऐसी चीजें जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करते थे, अब वो आप नहीं कर पा रहे हैं। सुबह से शाम आप घर में हैं, पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कई बार ऐसा भी होता है कि पेरेंट्स जब बच्चे के साथ बहुत ज्यादा टाइम रहते हैं, तो कहीं ना कहीं वो उसकी छोटी छोटी बातों को देख करके उसको डांट भी देते हैं या उस पर बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब बच्चे के पास खुद का कोई समय नहीं है, सारे समय बच्चों के अपने पेरेंट्स के साथ है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं बच्चे में एक चिड़चिड़ापन, झुंझलाहट, कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम आना, ये चीजें ला सकती है। तो ऐसे में पेरेंट्स के लिए जरूरी ये है कि वो इस बात को समझें, अगर बच्चे की आउटडोर एक्टिविटीज बंद हो गई हैं, तो बच्चे को इंडोर में ही कुछ ऐसी एक्टिविटीज करने के लिए प्रेरित करें। खुद बच्चे के लेवल पर उतरें, बच्चे को उसके दोस्तों की कमी महसूस ना होने दें, बच्चे के साथ उसी प्रकार का व्यवहार करें, बच्चे को छोटी छोटी बातों में डांटे नहीं, उसके साथ ऐसा सामंजस्य बनाए कि बच्चे को अपने दोस्तों की बहुत ज्यादा कमी महसूस नहीं हो। राइट, बिल्कुल सर। मुझे जो महसूस होता है सर आपकी बात से, हमने ये चलाया भी है कि जो वर्चुअल क्लासेस चल रही है, आई थिंक किशन मित्तल साहब हमारे साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे। आप लोगों को मित्तल साहब ये भी करना चाहिए कि जैसे अभी अखिलेश जी ने बात कही, एक बच्चों को लाइव सेशन कराना चाहिए, क्योंकि कोरोना काल में देखिए ये वो दौर रहा बच्चों का 3 महीने का, जब वो नानी के घर जाते थे या अपने बड़े पापा के घर जाते थे या किसी नियर मेजोरी रिलेटिव, और समर कैंप्स को ज्वाइन करता। हर घर में हर बच्चा जिसकी जैसी स्थिति है, समर कैंप जरूर बच्चों को ज्वाइन कराते हैं लोग, लेकिन अब की बार वो सब कुछ नहीं है।
ऐसे में कई उसके साइड इफेक्ट्स भी आ रहे हैं। मैं आऊंगा आपके पास में, डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब के पास में जानना चाहूंगा। सर, मैं आपसे भी मिला, आपके माध्यम से खबरें भी हमारे मिली कि बच्चों के आंखों पे, इनके छोटे छोटे से बच्चों के आई साइट पे जो असर आ रहा है, उनके माइग्रेन की प्रॉब्लम या फिर चिड़चिड़ापन, उसकी एक बड़ी वजह है कि हम लंबे समय तक गेम्स खेलते हैं या फिर हम मोबाइल पे लगे रहते हैं, छोटी स्क्रीन होती है। लेकिन अब बच्चों के पास देखिए हर घर में लैपटॉप नहीं है या फिर स्मार्ट टीवी नहीं है कि जो उससे जुड़ सकता है, छोटे छोटे मोबाइल है, जैसे भी अपना काम चला रहे हैं। तो सर, एक नया दौर शुरू हो रहा है, निश्चित रूप से उस दौर के साथ आपको जीना पड़ेगा, लेकिन कुछ साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं सर इसके। हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे आपने कह दिया पहले ही कि लैपटॉप नहीं है या स्मार्ट टीवी नहीं है, जहां तक हो सके ऑनलाइन क्लासेस या जब कभी भी हमें कोई काम ऐसा करना है जो लंबे टाइम चलने वाला है, 10 मिनट से ज्यादा का कोई काम है, तो हम प्रिफरेबली लैपटॉप, आईपैड या टैब या टीवी काम में लें। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है, काफी फोकस्ड उस पर आपको देखना पड़ता है। बहुत छोटे से एरिया में जब हम अपने आप को लिमिट कर लेते हैं तो कुछ चीजों की प्रॉब्लम डेफिनेटली आएगी। मैं बताना चाहूंगा कि क्या क्या चीजें आप ध्यान रखें जिससे दिक्कत कम से कम आए। प्रेफरेबली कोई आईपैड के साथ या कंप्यूटर के साथ या मोबाइल अगर है तो मोबाइल के साथ भी हम सुनने के लिए या तो डोरी का उपयोग करें या इस तरह के ईयरफोन यूज करें, जिससे कि हम अपनी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी ला सकें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, अगर हम मोबाइल को हाथ में पकड़े हुए हैं तो हाथ में लगातार पकड़े रहने से एक जगह पे उसको रखना हाथ में भी स्ट्रेन डालता है, एक पोस्चर को फिक्स कर देता है, गर्दन को फिक्स कर देता है और आई की पोजीशन भी बिल्कुल फिक्स हो जाती है। आप चाहे उसको 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर कहीं भी आप पकड़ेंगे जहां आपको मोबाइल साफ दिख रहा है तो वो खुद भी एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। ओनली एडवांटेज जो अपन बात करें मोबाइल के साथ है वो एक मोबिलिटी है कि आदमी मोबाइल के साथ लगातार बैठना जरूरी नहीं है, थोड़ा बहुत घूम फिर सकता है। तो जैसे कि कई बच्चों की क्लास चल रही है, सुबह 10 बजे चालू हुई, शाम को 4 बजे तक चल रही है, तो एक सीट पर बैठ के लगातार अटेंड करना मुश्किल है। उस समय आप मूवमेंट करने में मोबाइल का थोड़ा फायदा मान सकते हैं, बट आईपैड या टैब के साथ भी वो फायदा है। टीवी के साथ इस तरह से फायदा है कि टीवी में काफी दूर से भी आप उसको देख सकते हैं, तो कभी आप 2 फुट, कभी 6 फुट, कभी 10 फुट ऐसे बैठ सकते हैं। प्रेफरेबली 8-10 फुट की दूर पे बैठ के अगर हम टीवी देखते हैं तो वो बॉडी के लिए ज्यादा रिलैक्सिंग होता है। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये भी ध्यान रखनी है, जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ तो मेरा एंगल एक फिक्स है, गर्दन यहाँ रखी है, आई से यहाँ देख रहा हूँ मैं, तो ये जो एंगल है प्रिफरेबली ये एंगल आई के इस लेवल से थोड़ा नीचे होना चाहिए। तो कई लोगों का टीवी अगर सर के लेवल से ऊपर लगा हुआ है और उनको यूं देखना पड़ रहा है तो वो ठीक नहीं है। आइडियली गर्दन सीधी होनी चाहिए, आंखें सामने देखें या थोड़ा सा नीचे देखें तो ज्यादा रिलैक्स रहती है। आंख को हम जितना ज्यादा खोलते हैं, जैसे हम मोबाइल देखते हैं और गर्दन से झुक जाते हैं तो आंख की ओपनिंग ज्यादा हो जाती है, तो उसके लिए ज्यादा टीयर चाहिए होते हैं आंख को लगातार गीला रखने के लिए। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि हम बॉडी पोस्चर सही रखें, आई का पोस्चर सही रखें, गर्दन का पोस्चर सही रखें, जिस चीज पर हम देख रहे हैं उसकी लाइट प्रॉपर हो, लाइट बहुत तेज बहुत कम दोनों ही नहीं हो, जो चीज हम देख रहे हैं उसके आसपास की लाइट बहुत ज्यादा चेंज नहीं हो। कई लोग मेरे में बैठ के मोबाइल देखते हैं कि आसपास कमरे की लाइटें सारी बंद कर दी और मोबाइल पर देख रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन क्लास हो या कोई और तरह का सोशल मीडिया यूज हो, मोबाइल पर ये काम नहीं करना चाहिए, लाइट जीरो नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही कई लोग क्या करते हैं कि मोबाइल की लाइट को बहुत ब्राइट कर लेते हैं कि जिससे मुझे थोड़ा दूर आगे पीछे दिख जाएगा, या कुछ लोगों को चश्मे होते हैं और वो चश्मे के बिना जब देखना चाहते हैं तो मोबाइल की लाइट को ज्यादा बढ़ाकर वो सोचते हैं कि मेरे को जो चीज कम दिख रही थी वो अब साफ दिखने लग जाएगी। ज्यादा लाइट खुद आई पर ज्यादा स्ट्रेन डालती है क्योंकि फ्लिकरिंग उसकी ज्यादा होती है, और साथ में जो चश्मा नहीं लगा रहे हैं उसका भी एक नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि आई केयर के लिए अगर चश्मे की जरूरत है तो चश्मा लगाएं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है ब्लिंक करना, बार बार आंखों को बंद करें खोलें। अगर हमारी ब्लिंक रेट कम हो गई, अगर हम आंखों को लगातार खोल के रख रहे हैं तो ड्राइनेस आएगी, तो उसको अवॉइड करने के लिए बीच बीच में आंखों को हम बंद करें, या साथ में हम लगातार एक पॉइंट पर फोकस होने के लिए, जैसे मैंने बताया कि आप 25 सेंटीमीटर लगातार देख रहे हैं तो उसकी जगह हम चीज को थोड़ा आगे पीछे भी करें। तो आईपैड या कंप्यूटर में ये चीज ज्यादा इजीली संभव है, मोबाइल में अपने हाथ की लंबाई से वो रुक जाती है।
और दूसरे छोटे फोन से हम बहुत दूर नहीं पढ़ सकते। जी तो फर्स्ट चीज तो सब ये मान सकते हैं कि इसके साइड इफेक्ट्स तो रहेंगे, लेकिन कोई चारा नहीं है। अब कोरोना के साथ अगर चलना है तो हर परिस्थिति का मुकाबला इसी रूट लाइन पे करना होगा। लेकिन इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे साथ पेरेंट्स वेलफेयर सोसाइटी से भी दिनेश कांवड़ साहब जुड़े हुए हैं, टीचर हैं नीतू जी, किशन जी हमारे साथ में हैं जो स्कूल संचालक भी है। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, मेरा जो मकसद था या हमारे जो मैनेजमेंट आजकल डिसाइड करता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स लीजिए ताकि पेरेंट्स के पास में मैसेज जाए, तो उसी सीरीज में आज हमारी बात है वो यही है कि आप लोगों को भी एटलीस्ट ऑनलाइन जब क्लास चलाते हैं तो खासकर मनोचिकित्सक, नेत्र रोग विशेषज्ञ, चाइल्ड स्पेशलिस्ट या काउंसलर, उनके साथ में मुझे लगता है कि वीक में एक बार जरूर बच्चों की टॉक करानी चाहिए ऑनलाइन। ऐसा मैं सोचता हूँ डॉक्टर साहब। आई थिंक क्योंकि इस दौर में आप जा रहे हैं तो ये पता भी होना चाहिए कि जो आप कर रहे हैं इसके साइड इफेक्ट कितने हैं। तो कम से कम अगर प्रीलिमिनरी स्टेज पे अगर हम थोड़े से अगर प्रिकॉशंस को लेंगे, थोड़ा अगर सावधान रहेंगे, तो मुझे लगता है कि इस जंग में मुझे लगता है कि सपोर्टिंग ये सब्जेक्ट होना चाहिए ताकि विशेषज्ञ की राय इस मायने में क्या कहती है। मैं नीतू जी आपके पास आना चाहूंगा। नीतू जी हमारे साथ जोधपुर से जुड़ी हुई है। नीतू जी आप टीचर हैं और ये मैं कहूंगा कि आप थोड़ी देर पहले एक मीटिंग से भी निकल के आई, आई थिंक यही क्लास और इन सबको लेकर के ही होगी। तो कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं आप लोगों के सामने कि वर्चुअल और एक्चुअल जिसमें अंतर है? जी चैलेंजेस हैं प्रभा जी। देखिए अब कोरोना काल में हमें अपनी स्टडीज को, बच्चों को इफेक्ट नहीं होने देना है, वो कंटिन्यू रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें वे आउट ढूंढना था। तो फाइनली जो वे आउट है वो वर्चुअल वर्ल्ड के साथ ही जुड़ने का है। अगर हम पहले देखें, देखिए पेरेंट्स पहले भी बच्चों को मोबाइल देते थे और पेरेंट्स टीवी पे बच्चों को खाना खिलाते थे तो बच्चों टीवी ऑन कर लेते थे, बोलते थे अच्छा तब टीवी देख लेना। टीवी देखते थे, कभी कंप्यूटर पे गेम खेलते थे, मोबाइल पे गेम खेलते थे। तो हम अभी जो जब मीटिंग्स करते हैं, हम अब पेरेंट्स को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए जब बच्चे जब पहले टीवी देखते तो आपको वो शेड्यूल मेंटेन करना है जिससे कि बच्चों का जो स्क्रीन टाइम है, अगर उनकी क्लासेस हमने मॉर्निंग में 1 आवर की शेड्यूल करी है तो जो टीवी टाइम है, जो बच्चों का टीवी टाइम आपने शेड्यूल किया उसको थोड़ा कम कर सकते हैं, जिससे कि बच्चों की, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उनकी आईज पे स्ट्रेन पड़ सकता है अगर वो लॉन्ग टाइम के लिए बैठे, तो वो चीज नहीं आती। और एज अ स्कूल टीचर, एज अ स्कूल अथॉरिटी हम लोग इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर किसी भी तरीके का स्ट्रेस ना आए, इसलिए हम आफ्टर एवरी 35 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स का गैप करते हैं जिससे कि दे कैन ऑल्सो फील फ्रेश एंड उसके बाद वो उस चीज को, उनकी आईज पे भी स्ट्रेन ना है और वो इजीली उनकी ग्रेस्पिंग पावर भी मेंटेन कर सके। और जो चैलेंजेस हमें एट प्रेजेंट फेस करने पड़ रहे हैं, जनरली नेटवर्क को लेके चैलेंजेस आते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमारी जो कंपनी है उसमें वाईफाई और ये कंप्यूटर, लैपटॉप्स, तो मोदी जी ने बहुत कुछ किया कि सबके पास इंटरनेट कनेक्शंस और ये सब कोशिश की, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास एंड्रॉइड फोन्स नहीं है। तो वो थोड़ा एक चैलेंजिंग हो जाता है हर स्कूल के लिए कि आप अपने पेरेंट्स को हम सब मोटिवेट करते हैं बिकॉज स्टडीज हैज टू गो एंड देयर इज नो अदर वे आउट, क्योंकि स्टडीज रुकेंगी तो बच्चे इफेक्ट होंगे और उनका डेविएशन हो जाएगा फ्रॉम दी पाथ। तो वो एक चैलेंज है। दूसरा ये चैलेंज आता है जब हम बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी, एक होता है टीवी देखना, वो होता है एंटरटेनमेंट। यहाँ बच्चे काफी बहुत ही एक्साइटेड होते हैं इस बात को लेके कि वाओ हम ऑनलाइन क्लास पढ़ेंगे और इतने दिनों के बाद हमें टीचर अपनी सामने देखने को मिल रही है। लेकिन जो प्रॉब्लम आती है पेरेंट का कंटिन्यूस इन्वॉल्वमेंट एंड इंटरप्शन, जो कि बीच में आके कि घूमना और बच्चों को डिस्ट्रैक्ट करना, वो एक बहुत बड़ा इशू रहता है जिसको मतलब वी ट्राई टू हैंडल इट एंड हम उनको गाइड करते हैं। और एक जो आपने जैसा कहा योगेन जी, काउंसलिंग सेशन जो पेरेंट्स के साथ है वो हमने किया। हमने पेरेंट्स को समझाया कि व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव ऑनलाइन क्लासेस, क्यों ये बहुत जरूरी है इस काल में। क्योंकि मैं स्टूडेंट्स के लिए कह रहा हूँ, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं या मनोचिकित्सक है, उनके साथ में बच्चों की काउंसलर्स हैं, उनके साथ में बच्चों की क्लासेस एक वीक में एक बार जरूर कराना चाहिए। क्योंकि देखिए फिजिकल टीचर और फिजिकल की क्लास लोग क्या कराएंगे बच्चों से, तो मुझे लगता है कि इसे थोड़ा डाइवर्ट करके विशेषज्ञों की राय जरूरी है कि अभी इस दौर में अगर हम जा रहे हैं तो क्या खास बात है, किस अवसर को आपको भुनाना भी है, क्योंकि आप एक साल ऐसे वेस्टेज भी नहीं करना चाहेंगे स्टूडेंट्स की। मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, मैं दिनेश कांवड़ साहब के पास में जाना चाहूंगा। दिनेश जी, कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को, कुछ आती हैं शिकायतें आपके पास?
बिल्कुल। हर अभिभावक परेशान है और अभी नीतू मैडम भी बोल रही थी, अभी डॉक्टर साहब भी बोल रहे थे कि बच्चों की आई साइट वगैरह और उनकी कंसंट्रेशन सभी कुछ आप सभी नजरों से देखना पड़ेगा। लगातार स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है। एक तरफ तो पहले हम बच्चों को मना करते थे कि आप मोबाइल से दूर रहो, टीवी स्क्रीन से दूर रहो, और आज जबरदस्ती उनको अपन फोर्सफुली बैठा रहे हैं। बच्चों का दिमाग बिल्कुल एक अभी मैच्योर अवस्था में जाने की ओर है। बाल वन है, बाल दिमाग है, अभी सब कुछ कच्चा है। कुल मिला के जिस स्टेज में अपन उनको इस तरह का एडिक्टेशन दे रहे हैं, आगे आने वाले समय में उनके दिमाग पर क्या क्या विसंगतियां होगी। बच्चा मतिमंद हो सकता है, उनके सुनने की शक्ति लगातार क्षीण हो सकती है। आज अपन थोड़ी देर के लिए वर्चुअल अपन इस सेशन के लिए अगर अपन ईयरफोन लगा के बैठ रहे हैं, अपन ये जो अपन वायरलेस सिस्टम कर रहे हैं, उसमें बार बार अपने को एडजस्टमेंट करना पड़ता है। 15 मिनट के अंदर कान में दर्द होने लग जाता है, बार बार चेंज करते हैं। आप बच्चों को 5-5, 6-6 घंटे की क्लास देके कौन सा क्या करना चाहते हैं उनके साथ? ये कोरोना काल ये जीवन भर का नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि पूरे जीवन भर ये स्थितियां चलेगी कि हमको इसकी आदत ही डालनी पड़ेगी। साथ ही मैं ये भी कहना चाहता हूं कि अभिभावक इस वक्त आर्थिक तंगी से भी जूझ रहे हैं। ये जो ऑनलाइन क्लासेज है, इनके लिए अभिभावकों पे आर्थिक रूप से भी बहुत बड़ा बोझ पड़ा है। इसमें आप तो बोल रहे हो कि लैपटॉप खरीद लीजिए, टैब खरीद लीजिए। मैं कह रहा हूं कि अभिभावकों की बहुतों की नौकरियां छूट गई, बहुत की तनख्वाह कम हो गई, दूसरों के व्यापार खत्म हो गए। उनके अंदर हकीकत है कि जीवन चलाने के लिए इधर उधर से व्यवस्था करनी पड़ रही है। ऊपर से स्मार्ट क्लासेस के नाम पे, स्मार्टफोन के नाम पे अलग खर्चा। दूसरा, बच्चे जो चिड़चिड़े हो रहे हैं, वो इसी कारण चिड़चिड़े हो रहे हैं कि 4-4, 5-5 घंटे आपकी क्लासों को लेना पड़ रहा है। मैं कह रहा हूं कि ये साल अपने को कुछ भी करने का नहीं है। ये साल सिर्फ अपने को जिंदा रहकर, जीवन सुरक्षित रहकर अगले साल में प्रवेश करने का है। मैं कह रहा हूं, हमने सरकार से मांग की है, केंद्र सरकार से भी मांग कर रहे हैं, राजस्थान सरकार से भी मांग कर रहे हैं कि इस साल को 0 ईयर घोषित करके बच्चों को प्रमोट किया जाए अगले साल में। मैं नीतू मैडम की बात से सहमत हूं कि वो अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मैं पर्टिकुलर आपके लिए नहीं कर रहा, लेकिन ज्यादातर स्कूलों का ऑनलाइन फंडा सिर्फ फीस वसूलने का। आज अभिभावक क्या परेशान है, दिन भर फीस आते हैं, फीस के लिए मैसेज आ रहे विद्यालय से। निजी स्कूलों को मैं फिर कह रहा हूं, ये दया भाव या भक्ति दिखाने का ढोंग बंद कर दो। आप ऑनलाइन क्लासेस सिर्फ इसलिए चलाना चाहते हो कि पेरेंट्स से आप फीस कैसे ले सके। आपने आज तक जब गर्मियों की छुट्टियां चली, लेकिन दिनेश जी एक बात बताइए मुझे, लेकिन एक बात में एक जो तर्क आता है सामने, वो यह आता है कि बच्चों का एक सेशन कोई लेट नहीं करना चाहता, कोई भी बच्चों का भविष्य 1 साल खराब भी नहीं करना चाहता। कोरोना के बीच देखिए सारी परिस्थिति, मैं कह रहा हूं, आप सर्वे करवा लीजिए। आप कल से स्कूल खुलवाइए, 31 जुलाई को स्कूल खुलवा लीजिए। बच्चों को पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजेगा। कोई भी 1 साल के लिए अपने बच्चे की जिंदगी दांव पर नहीं लगाएगा। आप देख रहे हो कि आप कौन सी विसंगति, आप स्कूल खोलोगे, 50 बच्चे 20 बच्चे, कैसे बच्चों को भेज देंगे हम? एजुकेशन इतनी जरूरी है कि जीवन से भी ज्यादा कीमती तो नहीं हो सकती। मैं समझ रहा हूँ 1 साल जीवन में इतना आपको आघात नहीं देगा जितना किसी बच्चे का जीवन देगा। दूसरा, सरकारी नौकरियों के अलावा प्राइवेट, मेरी बात सुनिए, प्राइवेट नौकरियों के इतने ज्यादा रास्ते खुल चुके हैं। पहले सिर्फ सरकारी नौकरी ऑप्शन थी तो एज लिमिट का बहुत बड़ा वो एक बैरिकेड होता था। आजकल प्राइवेट नौकरियां, वहां कोई एज लिमिट नहीं होती, वहां पर आपकी क्वालिटी पहुंची जाती है। आप 1 साल बाद भी उस स्टेज पे जा सकते हैं। ऐसा कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन कोई बच्चा अगर कान से उसके दिक्कत हो गई, दिमाग पे दिक्कत हो गई, या मतिमंद हो गया, उसके कुछ भी विकिरणों से कुछ भी प्रभाव पड़ सकते हैं। एक तरफ तो स्कूल के टीचर्स हमको बाकायदा गाइडलाइन देते थे कि बच्चों को टीवी से दूर रखो, मोबाइल से दूर रखो, इन एक्सरे किरणों से इनके ऊपर हानिकारक प्रभाव पड़ते हैं, और आज ये उसके पक्ष में खड़े हैं। मैं वापस आऊंगा, दुकानें मैं वापस आऊंगा आपके पास में, दुकानों चलने के मात्र रास्ते, ये कोई उपकार वापस आ रहा हूँ दिनेश जी, वापस आ रहा हूँ आपके पास में। मैं किशन मित्तल साहब के पास में जाना चाहूंगा। किशन जी, आपने देखा सारी चीजें, आप भी एक स्कूल को रन करते हैं और उस एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। कांवट साहब ने कुछ पेरेंट्स की प्रॉब्लम बताई, डॉक्टर साहब भी हमारे साथ में जुड़े, इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं। तो कुछ उस दिशा में काम चल रहा है कि हम कुछ सेशंस ऐसे भी कर सकें काउंसलर के जरिए, या मनोचिकित्सक के जरिए, नेत्र रोग विशेषज्ञ के जरिए, या फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के जरिए, ताकि बच्चों को बता सकें कि ठीक है अभी चारा नहीं है हमारे पास में वर्चुअल क्लास के अलावा, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना है। जी देखिए, जो विद्यालय हैं, ये विद्यालय जो चलते हैं उसमें सब चीजों का ध्यान रखा जाता है। जैसे कहा जाता है कि आज डॉक्टर्स जो हैं वो चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर हैं,
और जो विद्यालय हैं वो सभी क्षेत्रों के अंदर हैं, वो डॉक्टर्स भी बना रहे हैं, वो इंजीनियर्स भी बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। उनका ध्यान ये रहता है कि हमारा बच्चा जो स्कूल के अंदर आया वो सब चीजों के अंदर निपुण हो और किसी भी खतरे के अंदर वो नहीं रहे, इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है। आज का जो दौर है, जो कोरोना का जो चल रहा है, 4 महीने से 5 महीने से विद्यालय बंद है। जो छोटी क्लास का जो बच्चा है, आप देखिए वो 15 दिन के अंदर भूल जाता है। हम कहते हैं सर्दियों की छुट्टियां वो 1 महीने की करते हैं। आप 1 महीने की जो छुट्टियां होती हैं उसके अंदर जब बच्चा आता है तब हम उसको वापस उसको सिखाते हैं, उसको पढ़ाते हैं और फिर उसके बाद वो टीचर्स उसके अंदर मेहनत करते हैं। आज अगर 5-5, 6-6 महीने तक अगर विद्यालय बंद रहेंगे तो ये सारी जो शिक्षा की व्यवस्था है वो कैसी हो जाएगी। अच्छा, अब जो बच्चे हैं, मैं ये कहता हूं कि अब जो इन्होंने स्कूल को बंद कर दिया जुलाई से, सारे विद्यालय ये थे कि भाई अब विद्यालय खुलेंगे, पैसा भी उसके अंदर आएगा, टीचर्स को भी पेमेंट करना है, आज वो व्यवस्थाएं भी कर रहे हैं। अब क्योंकि ये हम जो बात कर रहे हैं ये हम ऑनलाइन शिक्षा की बात कर रहे हैं, इसलिए मैं विद्यालयों के ऊपर नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन अगर बच्चे विद्यालय के अंदर आएंगे, मैं कहता हूं आज टीचर्स भी हमारे इतने ट्रेंड नहीं है कि वो ऑनलाइन बच्चों को पढ़ा सके, क्योंकि पहले से ही व्यवस्था थी नहीं, ये तो एकदम कोरोना आ गया। अब हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो 1 या 2 टीचर्स ऐसे होते हैं जो कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, बाकी टीचर्स तो आपके उसी प्रकार से पढ़ाते हैं। तो आज अगर विद्यालय खुले, टीचर्स को भी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, बच्चों को भी बताना पड़ेगा कि देखिए आपका ये जो है और ये पासवर्ड है, इस प्रकार से आप इसको खोलेंगे और फिर ये करेंगे। जब विद्यालय के अंदर अगर हम उसको किशन जी एक बात कहना चाहूंगा, दिनेश कंवर साहब ने जो बात कही कि पेरेंट्स यह चाहते हैं कि बिल्कुल ये सेशन ही एक्सटेंड कर देना चाहिए और पेरेंट्स की इच्छा नहीं है जुलाई खुलेंगे तो कोई आना चाहेगा। और दूसरा एक जो पेरेंट्स की तरफ से एक आरोप आ रहा है कि महज एक वसूल करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस को शुरू किया जा रहा है। कुछ नहीं है, अभी तक कोई फीस भी वसूल नहीं हुई है और जब पेरेंट्स आएंगे हम सब जानते हैं कि आज अभिभावकों को पैसा नहीं बोल रहा हूँ। कांवड़ साहब आप चुप रहे हैं, आप बोल रहे थे, मैं कुछ नहीं बोल रहा था। आप एक बात सुने, आज अभिभावकों के पास पैसा नहीं है, हम जानते हैं। आज फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं, आज समाज के अंदर पैसा नहीं है, विद्यालय कोई जोर जबरदस्ती से पैसा नहीं लेगा और ना ही लेगा, वो बच्चों को फीस भी माफ करेगा, बच्चों को पढ़ाएगा। हमारा जो उद्देश्य है, हम समाज सेवा कर रहे हैं। बहुत कुछ स्कूल हैं जो दुकानों के रूप में चलते हैं मान लीजिए, लेकिन बाकी सब जो है समाज सेवा। आज आप देखिए बहुत से लोग हैं जो स्कूल खोलते हैं, धर्मशालाएं खोलते हैं, वो क्या शोषण करने के लिए करते हैं? ऐसा नहीं है। आज अगर हमारे बच्चे स्कूल के अंदर आते हैं, हम बच्चों को पढ़ाएंगे, हम बच्चों के नाम भी नहीं काटेंगे और अगर वो नहीं दे सकते हैं माता पिता, हम उनकी फीस भी माफ करेंगे, हम फीस भी माफ करेंगे बच्चों की। किशन जी मैं वापस लौट रहा हूँ आप लोगों के पास। किशन जी वापस लौट रहा हूँ सर, मैं वापस लौट रहा हूँ आप लोगों के पास में। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूँ, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप हमारे साथ। पाएगी एक्चुअल, इसी को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे अतिथि जुड़े हुए हैं। डॉक्टर वीरेंद्र अग्रवाल साहब के पास में एक बार वापस जाना चाहूंगा। डॉक्टर साहब आपके पास आना चाह रहा हूं, आपने कुछ चीजें भी बताई, कुछ ऐसा संपर्क में है कुछ स्कूल्स या पेरेंट्स जो ये जानना चाह रहे हैं कि हम किस तरह से, क्योंकि हर कोई चिकित्सक से परामर्श करते हैं, तो कुछ ऐसे पेरेंट्स या टीचर्स या स्कूल्स से लोग, मैनेजमेंट से जुड़े कुछ लोग आते हैं कि हमें बच्चों का किस तरह से ख्याल रखना चाहिए या फिर हमें ऑनलाइन इस तरह का कुछ करना चाहिए कि क्या, ताकि टीचर्स के साथ साथ हम एक्सपर्ट्स को भी जोड़ सकें। ये आपको लगता है कि जब इसी दुनिया में आपको जाना है तो एटलीस्ट अभी, क्योंकि बच्चे उस मानसिक रूप से फेस करने के लिए तैयार नहीं है कि आपकी आंखें, आपने बहुत सारी चीजें भी बताई, हर व्यक्ति के पास में लैपटॉप नहीं है, स्मार्ट टीवी नहीं है, टैब भी नहीं है,
वो मोबाइल फोन पे, मोबाइल भी आपका है कि कौन सी तरह का मोबाइल है, तो ऐसे में आपको महसूस होता है कि वास्तव में अगर या तो वो संपर्क कर रहे हैं तो किस तरह की बातें आ रही हैं सामने, या फिर अब किया जाना चाहिए? ये आपने बहुत अच्छी बात की है और एक अच्छी पहल है। अभी तक हमारे पास पेरेंट्स जरूर आ रहे हैं, बच्चे आ रहे हैं जिनको प्रॉब्लम है, बट स्कूल की तरफ से कोई अप्रोच नहीं आई है। बट जैसा आपने बताया, मुझे इसको पैरेलल सोच रहा हूँ कि मुझे लगता है कि हम स्कूल से ये बातचीत खुद कर सकते हैं कि हम हमारी तरफ से एक डायरेक्शन उनको दें, एडवाइजरी दें कि बच्चों के लिए किस चीज का ध्यान दें। जैसा कि अभी इन्होंने अभिभावक संघ में बताया और मैडम कह रही थी कि हम 35 मिनट की क्लास दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। क्लास जो है वो 35-40 मिनट से ज्यादा की एक बार में नहीं होनी चाहिए, ये पहली चीज जरूरी है। एंड इस चीज के लिए मेरा अपना मत है कि इवन ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, चाहे ऑन साइट हो, क्लासरूम में क्लास भी 40 मिनट से ज्यादा की जब होती है तो बच्चे के लिए टेस्टिंग होता है। तो अगर क्लासेस को हम 40 मिनट में लिमिट कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। 5 से 10 मिनट का गैप वहां भी होता है, ऑनलाइन क्लासेस में भी हम दें, उस गैप को ज्यादा रखें। जैसा ये बता रही है कि 20 मिनट गैप रखते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके लिए हम बात करते हैं कि अगर कोई आदमी स्क्रीन पर काम कर रहा है तो उसके लिए 20-20-20 का रूल होता है। उसमें मेन चीज यही होती है कि आदमी 20 सेकंड के लिए रेस्ट भी दे, बीच में 20 फुट दूर या दूर जो पॉसिबल चीज कमरे में है उसको देखे भी सही, और पलकों को बार बार झपकाए भी सही। अगर ये काम वो करता है 20 सेकंड बीच में ब्रेक देता है, 20 बार झपकाता है, 20 फुट दूर की चीजों को देखता है, तो आइज पर काफी इफेक्ट को, नेगेटिव को रोक सकते हैं। यहाँ मैं ये चीज कह देना चाहता हूँ कि केवल स्क्रीन देखने से हम कहें कि स्क्रीन की लाइट से या रेडिएशन से आंखों को कोई परमानेंट नुकसान होगा, ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन स्क्रीन के साथ में स्क्रीन की खुद की ब्राइटनेस, सराउंडिंग लाइट, उसका नॉइस लेवल या उसकी साइज, ये सब चीजें हमें इम्पैक्ट डालती हैं इस चीज से कि जैसे हम कहें किसी आदमी को कि 10 ग्राम वजन को भी ऐसे उठा के रख ले तो कितनी देर वो हाथ को ऐसे रख पाएगा। तो उस चीज को हमें समझना है कि मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर या टीवी कोई भी चीज है, उसकी फिजिकल लिमिट भी है, काम करने की मसल्स की क्षमता है। ऐसे ही आंख में कुछ मसल्स होती हैं जो काम करती हैं फोकस करने के लिए, उनकी क्षमता है। तो हर चीज को काम के बाद रेस्ट भी चाहिए, ये हमें समझना है। अगर हम काम और रेस्ट दोनों प्रॉपर कर पाते हैं। डॉक्टर साहब, अग्रवाल साहब, एक सवाल हो रहा है मेरा, क्या बच्चे गॉगल्स को, या फिर अगर किसी के पास में वैसे चश्मा है, स्पेक्स नहीं हो, वैसे अगर कोई पर्टिकुलर ट्रांसपेरेंट चश्मा भी लगा करके वो अगर देखना चाहे तो कुछ इससे कुछ इसका समाधान हो सकता है, कहें उन्हें राहत मिल सकती है? जो बात आपने कही उसको मैं क्लेरिफाई कर दूं। अगर किसी को चश्मा है नंबर का तो उसको चश्मा लगाकर काम करना चाहिए, ये बिल्कुल निहायत जरूरी है। कुछ लोगों को माइनस के चश्मे होते हैं तो वो बिना चश्मे के पास की चीज को साफ देख पाते हैं, फिर भी क्योंकि उनकी उम्र 40 से कम है, स्टूडेंट्स की उम्र सबकी कम ही होती है, तो मेरी सलाह है कि वो चश्मा लगाकर ही पढ़ाई करें। मोबाइल पर, लैपटॉप पर, किताब में, किसी भी तरह की पढ़ाई चश्मा लगाकर ही करें, पहली चीज। दूसरी चीज, ऐसे कोई चश्मे जिसमें कि एंटी ग्लेयर स्क्रीन या कोई कोटिंग होती है, उससे एज सच कोई डायरेक्ट बेनिफिट या सेफ्टी आंख को नहीं है, सिवाय इसके कि कहीं पे लाइट अगर फ्लिकर कर रही है या कहीं पे लाइट की ग्लेयर आ रही है तो एंटी ग्लेयर चश्मे से वो ग्लेयर कम हो जाती है। कम होने का फायदा ये होता है कि आपको चीज ज्यादा साफ दिख पाती है। तो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट पे ये काम ज्यादा करती है। कंप्यूटर या मोबाइल जो है वो पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट नहीं है। जैसे हम एंटी ग्लेयर की बात करें तो जब हम रात में बाहर गाड़ी देखते हैं, गाड़ी की हेडलाइट एक बल्ब की लाइट होती है, उन पर एंटी ग्लेयर स्क्रीन का रोल ज्यादा है, एज सच वो कंप्यूटर्स के लिए नहीं है। तो ये आपको समझना है कि कंप्यूटर से उसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। और बीच में जो बात आई थी कि बच्चों का क्लास हम लें या ना लें, अगर हम जैसे शुरू में अपने हिंदी में कहावत भी है, अति हर चीज की बुरी है, अति पढ़ाई नहीं होने की भी बुरी है और अति पढ़ाई होने की भी बुरी है। हम बैलेंस क्लासेस हैं, छोटी क्लासेस हैं, बच्चों को जितना बेसिक रिक्वायरमेंट पढ़ने और पढ़ाने का है उस चीज को हम कवर अप करें छोटी क्लास में, और जो बेसिक चीज है जिससे कि उसका IQ डेवलप हो सके उस पर ज्यादा ध्यान दें, तो हम क्लासेस को छोटी कर पाएंगे, नंबर ऑफ क्लासेस को कम कर पाएंगे, बच्चों पे पढ़ने वाला मानसिक बोझ या आर्थिक बोझ दोनों कम हो पाएंगे। और जैसा कि मित्तल साहब बता रहे थे कि बच्चों को आगे बढ़ना जरूरी है, 0 ईयर करना एक ऑप्शन है, बट अगर बच्चों को हम कंटिन्यूटी में रखेंगे
तो उनको 0 ईयर के बाद नेक्स्ट क्लास को कोप अप करना आसान होगा। 0 ईयर डिक्लेयर करके नेक्स्ट क्लास में डाल दें और उस क्लास का बेसिक अगर बीच में लिंक टूटेगा तो मेरा पर्सनल मानना है कि उसको कड़ी को जोड़े रखें नीचे से ऊपर की, तो शायद अच्छा रहेगा। राइट सर। अखिलेश जी आपके पास आना चाहूंगा मैं, डॉक्टर अखिलेश हमारे साथ में है। अखिलेश जी आपके पास आना चाह रहा हूं। आपसे एक मेरा सवाल होगा कि मनोचिकित्सक की दृष्टि से हम देखें चीजें तो ये हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ क्या ये कह सकते हैं कि एक समाज में एक अलग तरह की सोच भी बन रही है? क्योंकि मैं इस वजह से मेरा ये सवाल है, केरल की एक बच्ची जिसके पास में फोन नहीं था, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट थी, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी, उसने सुसाइड कर लिया। तो क्या कुछ इस तरह के डिप्रेशन के केसेस भी आ रहे हैं? हर किसी के पास में व्यवस्था नहीं है ये? देखिए, मैं भी आपकी सारी चर्चा सुन रहा था। कांवट साहब ने जो कई मुद्दे उठाए हैं वो काफी प्रासंगिक मुद्दे हैं और बहुत जरूरी मुद्दे हैं। आप जब भी कोई इनोवेशन करते हैं तो हम इनोवेशन वन साइडेड होकर के नहीं कर सकते। जब हम कोई भी इस तरह का नया कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वी हैव टू बी वेरी प्रूडेंट, वी हैव टू बी फोरसाइटेड एंड हमको हर पर्सपेक्टिव को लेकर के चलना पड़ेगा। हम केवल अपने स्कूल के पर्सपेक्टिव से नहीं देख सकते कि भाई क्योंकि मुझे अपना कोर्स कराना है, मेरा कैरिकुलम कंटिन्यू रहना चाहिए। वील हैव टू लुक इनटू अदर्स पर्सपेक्टिव एज वेल। तो जो पेरेंट्स के मुद्दे हैं वो बड़े वाजिब हैं। हर बच्चे के पास वो फैसिलिटी हो बहुत जरूरी नहीं है। हर बच्चे के पास इंटरनेट कनेक्शन हो वो बहुत जरूरी नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन भी मान लीजिए घर की लाइट चली गई और बाकी बच्चों की क्लासेस चल रही है, वो बच्चा अलग रह गया। तो ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एक बात ये भी तय है कि जब चीजें शुरू होती हैं तो शुरुआत में कई परेशानियां आएंगी, लेकिन जैसे जैसे प्रोसेस इवॉल्व होगा तो बहुत सारी चीजों को रिजॉल्व भी किया जा सकता है। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण बात मैं बताना चाहूंगा, जो सभी मेरे ख्याल में पैनलिस्ट ने बोली भी है यहाँ पर, देखिए बहुत ज्यादा ऑनलाइन एक्सपोजर अगर है, जो पेरेंट्स की कांवट साहब ने बताई है, वीरेंद्र सर ने भी बताई है और जो टीचर्स हैं उन्होंने भी इस बात को डेफिनेटली संज्ञान में लाए हैं। अगर आप बहुत ज्यादा ऑनलाइन बिठाएंगे तो निश्चित रूप से उसका आपके मस्तिष्क पर, और जो बच्चे होते हैं उनका बड़ा डेवलपिंग माइंड होता है, तो जो आपका एक्सपीरियंस है वो उसको पूरी तरह से इम्पैक्ट करता है। तो इसका बहुत अच्छा एक सॉल्यूशन डॉक्टर वीरेंद्र ने बताया कि आपको कोर्स का कैरिकुलम जरूरी नहीं है कि आज आप क्लास में जितना उनको 100% पढ़ा रहे थे उतना ही पढ़ाएं। आप उनके कैरिकुलम को प्रिसाइज कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं, बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चा बहुत छोटा है, उसको जरूरी नहीं है आप अभी उतना एक्सक्लूसिवली उसको आप पढ़ाना शुरू कर दें कि भाई उसको 4 घंटे या 6 घंटे पढ़ाना पड़ रहा है। आपको बच्चे की एज की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके कैरिकुलम को रिडिफाइन करना पड़ेगा। बच्चा बड़ा है, 10th का है, 12th का है, वो बच्चे कोप अप कर सकते हैं, वो बच्चे 6 से 5 घंटे की पढ़ाई को कोप अप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहें कि एक दूसरी क्लास का बच्चा या पहली क्लास का बच्चा या चौथी क्लास का बच्चा, उसको भी आप कंटिन्यूसली इतना एक्सपोजर देते हैं, एग्जॉस्टिव एक्सपोजर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको कंटिन्यूटी मेंटेन करते हुए उनके कैरिकुलम को रिडिफाइन करना पड़ेगा, कंसाइज करना पड़ेगा, जिसको बच्चा ग्रास भी कर सके, उसकी कंटिन्यूटी भी बनी रहे। दूसरी इसमें महत्वपूर्ण चीज ये भी है, जैसा मैम ने भी बताया था, आपको पीरियड्स को छोटा करना पड़ेगा, बच्चों को बीच में ब्रेक देने बहुत जरूरी है। आप 5 घंटे की क्लास एक साथ नहीं ले सकते। आप स्कूल में भी देखिए, जब आप फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं तब भी बीच में ब्रेक होता है, रिसेस होते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं 1 या 2 क्लास के बाद में बच्चों को 20 मिनट का, आधी घंटे का ब्रेक भी देना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आपको बीच बीच में क्लास में, अगर पॉसिबल है, अगर रिसोर्सेज आपको अलाउ करते हैं, तो आपको बच्चों का भी आपस में इंटरेक्शन कराना चाहिए। क्योंकि मैं देखता हूं क्लासेस जब होती है तो टीचर का बच्चों से इंटरेक्शन होता है, लेकिन बच्चों का बच्चों से इंटरेक्शन नहीं होता है, उनको म्यूट कर दिया जाता है। तो अगर टीचर के सुपरविजन में बच्चों का भी आपस में इंटरेक्शन हो, क्योंकि देखिए आपकी साइकोलॉजिकल वेलबींग के लिए, सोशल वेलबींग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने कलीग्स के बारे में भी बता रहे हैं, आपके कलीग्स क्या कर रहे हैं। 10 मिनट आपका उनका हंसी मजाक होना भी बहुत जरूरी है, जो आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है और आपको रिजुविनेट करने के लिए भी बहुत जरूरी है। तो अगर टीचर्स की प्रेजेंस में थोड़ा समय बच्चों का इंटरेक्शन भी इसमें इन्वॉल्व किया जाए, तो मैं समझता हूं कि एक बहुत महत्वपूर्ण होगा इसमें प्रोग्रेस करने के लिए। लेकिन आज के समय में देखिए चीजें नई हैं, इवॉल्व हो रही हैं। पेरेंट्स की जो अपनी चिंताएं हैं वो बिल्कुल जायज हैं, स्वाभाविक हैं, क्योंकि पेरेंट्स डेफिनेटली फाइनेंशियल उनके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन है और बच्चों का या नया उसको कोप अप करना, फिर इससे जो बच्चों में एंग्जाइटी, इरिटेबिलिटी, नींद नहीं आना, चिड़चिड़ापन हो जाना, उससे उनको कोप अप करना है। लगता है बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स भी, मुझे लग रहा है कि एक तनाव का शिकार हो रहे हैं। पेरेंट्स, पॉलिसी मेकर,
टीचर्स, डॉक्टर सभी को बैठ करके एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना पड़ेगा। आप इसको एक वन साइडेड डिसीजन लेके नहीं चल सकते। इस और जैसे जैसे चीजें इन्वॉल्व होंगी, मैं समझता हूं कि इसमें इवॉल्वमेंट के साथ में रिफाइनमेंट्स भी होंगे। बिल्कुल सर, ये हम मान सकते हैं कि वर्चुअल एक इनोवेशन है हमारे नया, लेकिन इससे एक्चुअल उसमें लेके जाना पड़ेगा आपको, और इससे फ्रेंडली जिसे कहते हैं कि आप एक वास्तविक रूप में उसे लेकर के आइए, ताकि बच्चों पे अनावश्यक रूप से बर्डन ना पड़े, और इसे रियलिस्टिक में लेके जाना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में हम वर्चुअल को रियल में कैसे तब्दील कर सकते हैं। ये तो ठीक है कि चलिए दोनों तरह की सोच है। कुछ लोग कहते हैं कि सब बच्चे का जीवन जरूरी है, तो घर से चलिए पढ़ाई कर रहे हैं। कुछ लोगों का सोचना है कि सब संसाधन नहीं है, लेकिन दोनों बातें हैं। तो मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस और ये सब शुरू तो हो रही है, लेकिन इस पे एक्सरसाइज अभी भी नहीं है कि जिस तरह से हम बच्चे को क्लास फ्रेंडली और सिस्टम फ्रेंडली बना सकें, अभिभावकों को उस तरह से जोड़ सकें। मुझे लग रहा है डॉक्टर साहब जो दोनों हैं उनकी बातों से जो निकल करके आ रहा है कि एक तरह से थोपा नहीं जाना चाहिए। अभी धीरे धीरे है, तो बच्चे की 1 क्लास 2 क्लास, फिर अगले वीक में 3 क्लास, थोड़ा गैप देके कि क्यों डॉक्टर साहब ये इस तरह से किया जा सकता है। अभी मैं वही बता रहा हूं, देखिए इसको बड़ा स्टेप केयर में करना पड़ेगा। पर आपको कोई भी चीज जब इनोवेटिव करते हैं तो आपको बच्चे के पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए वो भी बच्चे के भविष्य को लेकर बहुत कंसर्न रहते हैं। पेरेंट्स ऐसा नहीं होता है कि वो अपने बच्चे के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट्स होना चाहिए जिसमें पॉलिसी मेकर्स हैं, टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, सभी मिलके। और देखिए कोई भी नई चीज शुरू होगी तो शुरुआती तौर पर प्रॉब्लम्स आएंगी, जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आएंगी तो उनके सॉल्यूशंस भी निकलेंगे। तो ये इनिशियल स्टेज है, और मैं समझता हूँ कि जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट दे रही है, स्कूल्स पेरेंट्स के साथ जिस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो जो कम्युनिकेशन है वो बना रहना बहुत जरूरी है। राइट सर। नीतू जी आपके पास आना चाहूंगा। आई थिंक आप भी टीचर हैं और मीटिंग से भी निकल के आई हैं। हमारे साथ 2 विशेषज्ञ खासकर डॉक्टर बैठे हुए हैं, उनकी जो कुछ सलाह है आई थिंक आपको भी वहां शेयर करनी चाहिए। बाकी किशन जी खुद एक स्कूल रन करते हैं, एसोसिएशन के सेक्रेटरी भी हैं। मुझे लगता है कि इसे थोड़ा सा फ्रेंडली बनाना होगा। ये तो ठीक है कि चलिए बच्चे के बीच में एक 0 पीरियड देके आप लोग थोड़ा सा उसे हंसी मजाक की बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन खासकर उस परिप्रेक्ष्य में मानसिकता जो बच्चों की, उस पर कोई इफेक्ट ना आना चाहिए, दूसरे आंखों पे असर नहीं आना चाहिए। हम एक अच्छी उसमें तो लेके जा रहे हैं, इनोवेटिव है वर्क तो, लेकिन ऐसा नहीं इसके साइड इफेक्ट भी हम इतने दे दे बच्चे को कि बिल्कुल उस पेरेंट्स के लिए बड़ा मुश्किल हो। कि कोरोना से निपटना तो एक अलग बात थी, लेकिन बच्चे के वो किसी ने कहा स्टूडेंट्स ने कि मेरे पास तो टैब है, मैं लैपटॉप, वो देख रहा है मेरे पास में ये मेरा ये छूट गया। तो आई थिंक ये आप लोगों के लिए बड़ा चैलेंज है कि बच्चों को उस तरह से कोऑपरेट करें। अगर किसी का कोई पार्ट छूट भी गया तो टीचर्स नंबर देके रखें कि कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप कभी भी कॉल करके हमसे ये ले सकते हैं, व्हाट्सएप पे आप शेयर करें। कुछ इस तरह की व्यवस्थाएं की हैं? योगेन जी देखिए, अभी जिस हम जिस प्लानिंग के साथ हम काम कर रहे हैं, वो प्लानिंग ये है कि हम बच्चों के ऊपर प्रेशर ना आए, यही हमारा मेन प्रायोरिटी है। हम उसी प्लानिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसा कि अभी बताया, डॉक्टर साहब ने भी बताया कि अगर बीच में गैप दे रहे हैं तो उससे बच्चों के ऊपर चैलेंजेस है, नो डाउट, लेकिन चैलेंजेस को हम ओवरकम करने के लिए हमारी प्लानिंग है कि जिससे कि बच्चों के बीच में जो पीरियड के बीच वाला गैप है, एक हमारा कॉन्सेप्ट वो है। सेकेंडली हम इस बात का पूरा ध्यान रख रहे हैं कि जब बच्चे का अगर लाइट चली गई या किसी कारणवश इंटरनेट कनेक्शन नहीं रहा, तो हमने व्हाट्सएप ग्रुप्स भी क्लासेस के बनाए हैं, जिससे कि बच्चे आपस में इंटरेक्ट भी कर लेते हैं, टीचर से भी कॉल कर लेते हैं, जिससे कि बच्चे को सफर ना होना पड़े। अगर कंटिन्यूटी नहीं मेंटेन रहेगी क्लासेस की, अगर हम इसको बिल्कुल बंद कर देंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं डेविएट हो जाएगा, उसका मन नहीं, क्योंकि जब बच्चा घर पर है तो बच्चा घर पे क्या कर रहा है। अगर मैं बोलूंगी बिल्कुल इसको हटा दिया, ऑनलाइन क्लासेस नहीं रखते हैं, तो बच्चा घर पे क्या कर रहे हैं। पेरेंट्स, ये जो ऑनलाइन क्लासेस आज शुरू हुई हैं, तो एक सर्वे हुआ है इससे पहले, इस सर्वे में पेरेंट्स ने ही कहा कि वी आर ऑनलाइन क्लासेस। तो अब जब क्लासेस शुरू हुई है तो चैलेंजेस तो आएंगे, एंड इट विल टेक सम टाइम टू गेट ओवर दी चैलेंजेस। इसको हम गेट ओवर करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग कर रहे हैं। एज अ टीचर हमारे ऊपर, एज अ मैनेजमेंट हमारे प्रिंसिपल के ऊपर, सभी पे बहुत प्रेशर है, और हम पूरा ध्यान रख रहे हैं। मानेंगे नहीं योगेंद्र जी, हमने क्लास 1 के लिए सिर्फ पूरे दिन में 1.5 आवर रखा है, 1 और 2 के लिए। तो ये स्कूल के ऊपर बहुत प्रेशर है कि बच्चों जिस टॉपिक में आज हम बात करें कि बच्चों को वर्चुअल रियल हम कैसे दिखाएं, तो हम पूरा वर्क करें कि बच्चों को प्रेशर ना आए, तो उन्हें 1.5 घंटा दिया जा रहा है।
अगर उसमें पेरेंट्स कह रहे थे कि गेम्स की फीस ली जाती है, लाइब्रेरी की फीस ली जाती है, पीरियड्स तो होते नहीं है। हम वो पीरियड्स बनाए हैं, लेकिन हफ्ते में एक दिन वो पीरियड कर रहे हैं और उसमें बच्चा स्टोरी सुन रहा है, बाय प्रॉपर टीचर सुन रहा है। इसके अलावा जो गेम्स वो एक्टिविटीज हैं वो हम वर्चुअल दिखा रहे हैं। मुझे लग रहा है बच्चे थोड़ा टाइम लगेगा, उसको भी टाइम लगेगा, पेरेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने में टाइम लगेगा, लेकिन लाइफ हैज टू मूव ऑन एंड स्टडीज तो हमें धीरे पूरा 100% ना दें, 80% तो हम उनको दे ही सकते हैं। बिल्कुल। मैं दिनेश जी आपके पास आना चाहूंगा, वापस आपके पास आना चाहूंगा। कुछ चीजें बड़ी अच्छी और मैं कहूंगा कि दोनों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी और स्कूल मैनेजमेंट के लिए भी बहुत अच्छी बात निकल करके आ रही है कि कुछ इन चीजों का ख्याल रखना होगा। देखिए दोनों तरह की बातें हैं। कुछ पेरेंट्स तो चाहते हैं कि चलिए ठीक है कि बच्चों को इस रोल पे या रूट में आने देना चाहिए। इसमें बात सही है, जैसे डॉक्टर साहब ने भी माना इस बात को कि हर कहीं पे लाइट के अगर कहीं चली जाती है, आपने बताया वाईफाई है, तो वाईफाई ज्यादा सपोर्ट करते बजाय आपके जो इंटरनेट का डेटा आपके पास है उससे ज्यादा मुझे लगता है कि वो सपोर्ट करती है। लेकिन किसी के लाइट नहीं तो आपके पास में कोई चारा नहीं है, आप उसी के ऊपर टिके हैं तो बड़ा मुश्किल होगा, बच्चे की पढ़ाई छूट सकती है। लेकिन कुछ रास्ते निकाले जा सकते हैं। तो आपका कहीं डायलॉग हो रहा है कि स्कूल मैनेजमेंट के साथ में कि चले बच्चे और बच्चे का इस तरह से भी ख्याल रखा जाना चाहिए? देखिए स्कूल मैनेजमेंट से हम जब भी मिलने का प्रयास कर रहे हैं तो अभी तक तो स्कूल मैनेजमेंट हमको कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। आज भी हम शिक्षा मंत्री से मिलके आए थे, उनसे हमने ऑनलाइन क्लासों को लेके भी विषय रखा है। अभी डॉक्टर साहब बोल रहे थे वीरेंद्र जी कि बच्चों को लेके पेरेंट्स तो आ रहे हैं उनके पास, लेकिन स्कूल की तरफ से कोई नहीं आ रहा। मैं अभी आगे भी कह रहा हूँ कि स्कूल की तरफ से कोई आएगा भी नहीं। स्कूलों की जो मानसिकता भी बन चुकी है, मुझे नहीं मालूम नीतू जी का क्या स्कूल है, कहाँ है, मैं नहीं जानता, लेकिन जो मानसिकता जो बन चुकी है, जो मानसिकता बन चुकी है, मैं उसके लिए बता रहा हूँ कि ऑनलाइन का जो ये सिस्टम डेवलप किया गया निजी स्कूलों का सिर्फ और सिर्फ फीस वसूलने के अलावा इसके पीछे कोई उद्देश्य नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी राज्य सरकार घोषणा कर दे कि ऑनलाइन क्लासों की पढ़ाई के नाम पे निजी विद्यालयों को फीस लेने का कोई अधिकार नहीं है, तो ये सारे स्कूल तुरंत ऑनलाइन पढ़ाई बंद कर देंगे। और दूसरा, जो पेरेंट्स अभी फीस जमा नहीं करा रहे, जो पेरेंट्स इनके मैसेज के बाद फीस जमा नहीं करा रहे, उनका नाम ऑनलाइन क्लासों से काट रही है, उन बच्चों को ऑनलाइन स्टडी के अंदर ये ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका उद्देश्य पढ़ाई कराने का कहां रह गया? अगर आपका उद्देश्य यही है कि हमारे बच्चे इस दौरान पढ़ाई से पिछड़ जाएंगे तो आप फीस मत मांगिए और सबको ऑनलाइन पढ़ाई करा दिए, हम मानेंगे कि तब आप बच्चों के विषय में सोच रहे हैं। जो बच्चे अपने दैनिक कार्यक्रम नहीं कर पा रहे, 2-2 साल के 5-5 साल के बच्चे, उनके लिए माता पिता की जरूरत होती है। उनको क्लास में अगर उनको टॉयलेट लगता है तो भाई जी को ले जाना पड़ता है। वो बच्चे किस तरह आपकी ऑनलाइन क्लास अटेंड करेंगे? उनको ये जो कानों में ये जो लीड लगाने के लिए माता पिता को चाहिए, हर बच्चे के साथ साथ उसके माता पिता की और ड्यूटी लग जाती है कि वो उसके साथ बैठा रहे। बच्चे कहां समझेंगे ये पढ़ाइयां? कुछ नहीं समझेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ दिनेश जी सरकारी स्कूलों के लिए भी टीवी एजुकेशन आ रहा है, बिल्कुल हम कह रहे हैं कि जब सरकार अगर घोषणा कर देती है ऑनलाइन पढ़ाई मिलेगा, क्लास चल रही है या रेडियो पे क्लास चल रही है, वो भी वर्चुअल क्लास ही है, गवर्नमेंट में जा रही है अभी इस रूट पे। जो रेडियो पे क्लास चल रही है या जो वर्चुअल क्लासेस जो चल रही है, उनके अंदर किसी की मजबूरी नहीं है। अभी बच्चा नहीं बैठता, तुरंत स्कूल से फोन जाता है उनके मदर फादर के पास कि आपका बच्चा ज्वाइनिंग क्यों नहीं कर रहा, हम स्कूल से नाम काट देंगे। आगे उसका बहुत तरह से थ्रेडिंग दी जा रही है। ये जो कोरोना काल है, इसमें एक तरफ का संकट नहीं है पेरेंट्स के ऊपर, हर तरफ से संकट आया है और उनको जहां निजी स्कूलों को बाहर से नीचे उनको आगे नीतू जी कुछ कह रही है, एक बार नीतू भट्ट जी कुछ कह रही है। जी नीतू जी। देखिए आप जो कह रहे हैं कि बच्चे छोटे हैं नहीं जा पाते, उनको बाईजी चाहिए। आपको पता है इस टाइम पे टीचर के ऊपर जितना प्रेशर पेरेंट्स के ऊपर है उतना ही प्रेशर टीचर के ऊपर है, जिससे कि हम उसे फ्रेंडली बना सके बच्चे के लिए, बच्चे को हैसल ना हो, इसीलिए गैप्स दिए जा रहे हैं। मैं एपीएस जोधपुर में हूँ और हमने इस चीज का पूरा ध्यान रखा है कि बच्चों के पीरियड्स में गैप हो, बच्चों को बीच में हमने उनको लाइट पीरियड दिए हैं, लाइट पीरियड दिए, उनको दिक्कत ना हो। अगर इस साल में बच्चों को हम छोड़ देंगे तो बच्चे घर में हमारे पेरेंट्स भी हमें बोलते थे, हमने जब पीडीएम किया पेरेंट्स बोला, एक सेकंड दिनेश जी, हमें पेरेंट्स ने बोला कि मैडम हमारे बच्चे पूरे दिन हमें पागल कर देते हैं, पूरा दिन टीवी देखते हैं, आप स्कूल शुरू कर दीजिए।
ऑब्वियसली आज के डेट में हम स्कूल नहीं शुरू कर सकते फिजिकली, लेकिन ये बहुत जरूरी है पढ़ाई। मैं मित्तल साहब के पास जाना चाहूंगा, समय थोड़ा कम है मेरे पास, मैं मित्तल साहब के पास जाना चाहूंगा। मित्तल साहब, आपने तमाम पहलुओं को देखा, हर चीज को आपने सुना भी है, मैं आपके पास आना चाहूंगा, आपके पास आना चाहूंगा मित्तल साहब, आपके पास आना चाहूंगा। कई सवाल पूछ चुके हैं, मैं उनका जवाब चाहता हूँ आपसे। मित्तल साहब, कामत साहब, एक बात, अब एक शिक्षा के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है। जैसे ही विद्यालय खुलेंगे, अब जो पढ़ाने का तरीका और ये सब चीजें हैं, ये सब आपके उसके ऊपर आएगी और ये एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और इसके लिए हम सबको तैयार रहना। आज अभिभावक इसके लिए तैयार हैं। आज की स्थिति यह है कि अभी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही है, इसमें 3 या 4 बच्चे क्लास के अंदर, 5 बच्चे उसके अंदर काम करते हैं। सबके पास लैपटॉप नहीं है, सबके पास सुविधाएं नहीं है, ऑनलाइन नहीं। लेकिन आने वाले समय के अंदर इसके अंदर बहुत बड़ा बदलाव होगा। अभिभावक इसके अंदर जागरूक होंगे और विद्यालय शुरू होने के बाद सबसे पहले हमको 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक के बच्चों को और इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। ये जो फीस की बात है, इसको हमको इस जो चर्चा है इसके अंदर हमको नहीं लाना। हमको ये देखना है कि विद्यालय निश्चित रूप से इसके अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव लाएंगे। सरकारी स्तर के ऊपर भी इसमें बदलाव होगा और समाज के स्तर पर भी बदलाव होगा और अभिभावक भी इसके अंदर पूरा सहयोग विद्यालय को देंगे और इसमें किसी भी प्रकार की कोई राजनीति या इस प्रकार की बातें अब विद्यालय के अंदर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विद्यालय ही एक ऐसा है, अगर विद्यालय नहीं होंगे तो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। अब ये कहें विद्यालय नहीं हो और ये सरकारी विद्यालयों के माध्यम से ही चल जाए तो नहीं हो सकता है। आज सरकारी विद्यालयों के अंदर क्या हो रहा है, अब इंग्लिश मीडियम स्कूल शुरू कर दिए, वहां टीचर्स ही वहां पर नहीं आना चाहते हैं। अगर प्राइवेट स्कूल फ्रेंच पढ़ाने लग जाएंगे तो क्या फ्रेंच विद्यालय सरकारी शुरू कर देंगे? तो इसलिए अगर हम प्राइवेट स्कूलों के ऊपर, जबकि प्राइवेट स्कूलों के अंदर 1 रुपए भी सरकार कोई मदद नहीं करती है, उसके बाद समाज से लेकर के, अभिभावकों से लेकर के और किस प्रकार से करके जो विद्यालय चल रहे हैं इसको प्रोत्साहन देना चाहिए और अभिभावकों को इसका पूरा सहयोग देना चाहिए। बच्चों का विकास करना ये विद्यालय की जिम्मेदारी है और विद्यालय करेंगे इसके अंदर, विद्यालय से पीछे हटने वाले नहीं। बिल्कुल मैं लेकिन कृष्ण जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब ने जो अभी, अखिलेश जी ने भी कही, वीरेंद्र अग्रवाल साहब ने बात कही, आई थिंक मैनेजमेंट को इस पे कोशिश करनी चाहिए कि ये दौर है, अलग है, बच्चों को हम फ्रेंडली बना सकें, पेरेंट्स से काउंसलिंग करना, ये मुझे लगता है कि आप लोगों को इसमें जोड़ना चाहिए ताकि डॉक्टर्स का सहयोग लिया जा सके, विशेषज्ञों की राय ली जा सके, जोड़ना है, एक्सपर्ट को इसके साथ में जोड़ना है और इसको आगे बढ़ाना, क्योंकि बिना की राय ली काम नहीं होगा। सबकी मदद इसके अंदर आवश्यक है और सब मदद देने को तैयार। आज अगर हम किसी डॉक्टर्स को बुलाते हैं, बहुत से टेक्निकल लोगों को बुलाते हैं, वो सब आते हैं विद्यालय के अंदर, आते हैं, सेमिनार्स होते हैं और बच्चे आगे की तरफ बढ़ते हैं। हमें इसके अंदर रखना चाहिए और मैं कांवट साहब से कहूंगा कि विद्यालय की तरफ नेगेटिव नहीं चले, पॉजिटिव चले। तब जाकर नेगेटिव चलने का विषय नहीं है। मेरे को किसी से कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या कि मैं नेगेटिव चलूंगा? जो तथ्य जो हमारे साथ पीड़ा है वो आपको बता रहे हम, आप उनको दूर कर दीजिए, हम आपको जिंदाबाद का नारे लगाएंगे। अभिभावक की पीड़ा हमारी पीड़ा है, हम बच्चों की पीड़ा आपके पास पढ़ने भेज रहे हैं, अगर आपके खिलाफ नेगेटिव हो मैं माफी चाहूंगा, मैं रोकना चाहूंगा सर, मैं रोकना चाहूंगा, तमाम अतिथियों को रोकना चाहूंगा। तो लगभग अब यही है कि कोरोना काल में कई इनोवेशंस हैं, उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी एक नया पैटर्न है, नया एक तरीका है, एक नया इनोवेशन कहूंगा इसे, लेकिन इसे हमें फ्रेंडली बनाना होगा। अगर कहीं कोई परेशानी आ रही है उसे दुरुस्त करने के लिए चाहे विशेषज्ञों की राय लेनी पड़े, हम काउंसलर्स को ले सकते हैं। ये मैनेजमेंट्स को देखना होगा कि कहीं अगर कोई किसी तरह की दिक्कत है उसे सुना जाना चाहिए। और मैं कहूंगा कि टीचर्स के लिए ज्यादा चैलेंजिंग इस नाते है कि उन बच्चों को अगर कोई क्यूरियोसिटी है, कुछ उनकी क्वेरीज हैं, तो उनको जरूर सोल्व करें, आप उनसे बात जरूर करें, डायलॉग ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप वर्चुअल दुनिया में इस वक्त आपके आमने सामने नहीं बैठे हैं, वो उनके एक्टिविटी पे आप नजर नहीं रख सकते, लेकिन उनमें क्या चल रहा है बाकायदा क्लासरूम में आप नाम से बोल सकते हैं कि बेटा कोई प्रॉब्लम तो नहीं, या फिर ये कहा जा सकता है कि चलिए मैंने भी ये पूछा है, ये बताइए। उसको और बर्डन नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखिए बहुत सारी दिक्कतें हैं, ये जो बच्चों का दौर है, जैसे डॉक्टर्स कहते हैं कि खान पान बच्चों का अनियमित हो चुका है, उनमें कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है, चिड़चिड़ापन आ रहा है। तो मुझे लगता है कि एक दौर है, इसे फेस तो करना ही होगा, लेकिन इसे किस तरह से हम इस दौर को फ्रेंडली बना सकते हैं, सबसे बड़ी चुनौती हम सबके सामने ये है। और इसे अगर जीतना है तो तमाम जो इनोवेशंस है उसे उसी दृष्टि से, उसी सोच के साथ में आगे बढ़ाने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।
खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।